नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अफेयर्स पीडिया पर। आज हम लोग इस वीडियो में 1 जून 2024 के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप बीपीएससी का जो भी वनडे एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सेशन होगा। एसएससी, रेलवेज, जितने भी स्टूडेंट हैं सारे लोग के लिए यह जो सेशन है बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन कहता है बी अ गेम चेंजर, द वर्ल्ड इज ऑलरेडी फुल ऑफ प्लेयर्स। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग इसको अपना स्टडी के क्षेत्र में यूज करें इस मोटिवेशन को, तो आप देखिए यहाँ पे कॉम्पिटिटर बहुत सारे लोग हैं जो कि कंपटीशन का फॉर्म भरते हैं, लेकिन सक्सेस कुछ ही लोग हो पाते हैं। ठीक है, तो आपको वो गेम चेंजर, आपको वो सक्सेसर बनना है जो कि मतलब और वो औरों के भीड़ से आपको अलग होना है, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू दिवस ये कब मनाया गया है? ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 31 मई को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ये चीज याद रखिएगा। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। और इसका जो थीम है वो अभी हम लोग आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड को इन्वॉल्व नहीं करना है किसी भी प्रकार का, है ना। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और आपको बता दे कि 31 मई को तो ये मनाया जाता है तंबाकू के संभावित खतरे से, जो भी तंबाकू से खतरा होता है उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार 1987 में यह दिवस एक प्रस्ताव को पारित करके मनाया गया था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और इस दिन का मुख्य उद्देश्य है तंबाकू महामारी है और इससे होने वाली जो भी बीमारी है उसको रोकथाम करे और उससे होने वाली मृत्युओं को भी कम किया जाए। ठीक है, जो भी मृत्यु होती है उससे कम किया जाए। ठीक है, तंबाकू में मौजूद निकोटीन हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनता है, यानी कि ये जो निकोटीन इसमें होता है तंबाकू में, इससे आपका सांस का भी प्रॉब्लम हो सकता है और हृदय का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इस वर्ष का जो थीम है वो है बच्चों को तंबाकू उपयोग के हस्तक्षेप से बचाना। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बच्चों को तंबाकू उपयोग के हस्तक्षेप से बचाना, यानी कि आपको मालूम होगा कि बच्चे लोग भी काफ़ी लोग इस सब चीज़ में, नशा में इन्वॉल्व हो रहे हैं आजकल, तो इससे इसको बचाना है, ये इस बार का थीम है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश में भी हम लोग थीम को देख लेंगे, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब कुछ हम लोग मई दिवस के इंपॉर्टेंट डेज दिवस याद कर लेते हैं, जो कि कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस भी 1 मई को ही मनाया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस ये 5 मई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन दिवस ये 5 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये 8 मई को मनाया जाता है और 8 मई को ही विश्व थैलीसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिवस है। और हम लोग इसमें देखिए 9 मई को क्या मनाया जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाया जाता है, जो कि इनके द्वारा गीतांजलि, जो आप लोग सुने होंगे, वेस्ट बंगाल में है गीतांजलि, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था, आपको मालूम होगा, ये पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रमुख भारतीय कवि, लेखक, गीतकार और विचारक थे। उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जीता। उनकी कविताएं हैं, गीत और उपन्यास उनके साहित्य के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस जो है, विश्व यानी कि वर्ल्ड लाइफ डे, ये 20 मई को मनाया जाता है। और 21 मई को विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शिशु संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड चाइल्ड प्रोटेक्शन डे ये 25 मई को मनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, है ना। विश्व शिशु संरक्षण दिवस 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा कुछ
मई के अन्य दिवस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी मालूम होगा कि डेज एंड दिवस से एक क्वेश्चंस तो आते हैं और उसके थीम पूछे जाते हैं। आजकल थीम पे ज़्यादा फोकस है, तो थीम को भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू की आदत जीवन की कड़ी सजा है, इसे छोड़े और स्वस्थ जीवन की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, ये इस बार का थीम था। इंग्लिश में भी आप देखिएगा ताकि इंग्लिश वाला याद रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया अपनी स्पेस एजेंसी लॉन्च किया है और जिसका नाम रखा गया है काशा। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है काशा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि दक्षिण कोरिया 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने का योजना बना रहा है, ठीक है। राष्ट्रपति यू सुक योल ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण पर वो 100 ट्रिलियन वॉन यानी कि लगभग 72.6 बिलियन डॉलर खर्च करने की योजना बना रहे हैं। और इसका जो नया स्पेस एजेंसी बनाया गया है उसका नाम है कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से CSA कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, नासा ये है ना, नासा ये अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, इसरो ये भारत का स्पेस एजेंसी है, ठीक है। उसके बाद रोसकोसमोस ये रसिया का स्पेस एजेंसी है, ठीक है। और जैक्सा है ये जापान का स्पेस एजेंसी है। उसी प्रकार से कोरिया का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? काशा। ये याद कर लीजिएगा, KASA काशा, ठीक है। और कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूर्ण नाम है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे दक्षिण कोरिया का पहला चंद्र लैंडर 2032 के लिए योजनाबद्ध है, यानी कि ये पहला चंद्रयान जो लैंडर भेजेगा 2032 में। मई 2023 में न्यूरी रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया अपना स्वयं का अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान और उपग्रह विकास प्रौद्योगिकी रखने वाला 7वां देश बन गया है, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद 2027 तक दक्षिण कोरिया कम से कम 3 और अंतरिक्ष प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है। सैन्य उपग्रहों को लॉन्च करने की भी योजना बना रहा है, ठीक है। उसके बाद उत्तर कोरिया ने 27 मई 2024 को एक रॉकेट लॉन्च करने का प्रयास किया, लेकिन यह अपने दूसरे सैन्य जासूसी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में असमर्थ रहा, ठीक है। जापान जनवरी में चंद्रमा पर लैंडर भेजने वाला 5वां देश बना था, ठीक है। भारत पिछले साल चंद्रमा पर उतरने वाला 4था देश बना था, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, 4था देश। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दक्षिण कोरिया का कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जैसे पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, इसकी मुद्रा कोरियन वॉन है और वर्तमान में राष्ट्रपति यू सुक योल है और यहाँ के प्रधानमंत्री हान डक शू है। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, हाल ही में 29 मई को भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा के उल्लंघन के लिए विदेशी ऋणदाता HSBC पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? आप देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का मतलब सर्वोच्च बैंक है, बैंकों का बैंक है, ठीक है, और केंद्रीय बैंक है। इन्होंने HSBC जो कि एक फॉरेन लेंडर है, वो ऋण देता है, लोन देता है, उसके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसका रूल्स का वायलेशन किया है। इसके लिए RBI ने इसके ऊपर जुर्माना लगा दिया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जुर्माना कितने रुपए का लगा है, तो ये जो जुर्माना लगा है ये 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है, ठीक है। यहां पे देखिएगा, फेमा नियमों के उल्लंघन के लिए RBI द्वारा HSBC पर 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 29 मई को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के उल्लंघन के लिए विदेशी ऋणदाता HSBC पर इतना रुपये का ये लगाया। केंद्रीय बैंक ने कहा कि HSBC ने फेमा एक्ट 1999 की उदारीकृत
प्रेषण योजना के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुमूलन नहीं किया था, इसलिए यह जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई द्वारा एचएसबीसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन जिसके जवाब में बैंक ने लिखित जवाब दाखिल किया और मौखिक दाखिले भी दी। मामले के तथ्य और बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने निष्कर्ष निकाला कि उल्लंघन प्रमाणित थे और जुर्माना लगाना उचित था। ठीक है, इस प्रकार से इसके ऊपर लगा है। अब आते हैं कि ये फेमा है क्या। ठीक है, फेमा क्या है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसको फुल फॉर्म में बोला जाता है। ठीक है, भारतीय संसद द्वारा यह एक कानून बनाया गया है जो विदेशी मुद्रा का संबंध में कानून को संकलित और संशोधित करने के उद्देश्य से विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और बनाए रखने के लिए बनाया गया है। यानी कि भारत में विदेशी जो व्यापार है उसका भुगतान है ये और भी इजी हो, सुविधाजनक हो, इसके लिए यह फेमा एक्ट बनाया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी लेन देन, यानी कि जितना भी फॉरेन जो मनी है उससे जितना भी लेन देन हो रहा है भारत में उसको सुविधाजनक बनाना। ठीक है, इजी बनाना और कानून के रूप में होने वाले सुनिश्चित करना। ठीक है, इसके तहत विदेशी मुद्रा से जुड़े सभी लेन देन पूंजी और चालू खाता लेन देन के रूप में वर्गीकृत किया गया था और ये जो कानून है, फेमा जो कानून है, 29 दिसंबर 1999 को बनाया गया था। ये याद रखिएगा, भारत के द्वारा। ठीक है, यह कानून भारत में विदेशी मुद्रा के साथ होने वाले सभी व्यापारिक लेन देन की प्रक्रियाओं, आवश्यकताओं और संबंधों की परिभाषित करता है। ठीक है, तो आई होप आपको फेमा एक्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी का उल्लंघन ये लोग किए हैं, इसके वजह से इनको ऊपर जुर्माना लगा है। अब इसमें देखिए फेमा एक्ट में ये दो प्रकार के खाता होता है। एक चालू खाता, यानी कि ये जो चालू खाता लेन देन होता है, और एक है पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, और एक है आपका करेंट अकाउंट। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। फेमा के तहत विदेशी मुद्रा के संबंध विभिन्न विधियों नियमों के और प्रक्रियाओं का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये याद कर लीजिएगा, यानी कि इसका जो विधि है, इसका जो नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी फॉलो नहीं करता है तो इसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आरबीआई का भी बात आया तो इसके बारे में भी डिस्कशन कर ही लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है। यह देश की मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली की विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार से बातें हैं कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश के आधार पर की गई थी। लेकिन अगर कोई अधिनियम पूछ ले तो 1934 का अधिनियम था। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। आरबीआई क्या काम करता है? तो आरबीआई जो काम है वो आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। ठीक है, और भंडार बनाए रखता है, क्रेडिट और मुद्रा प्रणाली संचालन करता है, बैंक नोटों के मुद्दों को विनियमित करना, ये सारे जो काम है वो आरबीआई के काम है। ऐतिहासिक संदर्भ में प्रारंभ में आरबीआई जो है ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। समय के साथ आरबीआई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खासकर कृषि और वित्त बुनियादी ढांचे में ये बहुत अच्छा भूमिका निभाए। आरबीआई की राष्ट्रीयकरण अगर बात करें तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक कहलाने लगा। तो ये कब हो गया? नेशनलाइजेशन इसका कब हो गया? तो ये हो गया 1949 में, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के ये है और इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला हुआ है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, शक्तिकांत दास। चलिए अब हो गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जैसे हम आपको बता दिए फेमा एक्ट क्या है, आरबीआई क्या है। ठीक है, अब एक और बता रहे हैं, मौद्रिक पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मौद्रिक नीति क्या है? किसी देश के केंद्रीय बैंक, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए है, उसी प्रकार से भारत में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसके द्वारा समग्र धन आपूर्ति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को प्रभावित करने के लिए की गई कार्रवाइयों के समूह को संदर्भित करता है। ठीक है, मौद्रिक नीति के बारे में कुछ मुख्य बातें यह है कि
देखिए इसका उद्देश्य है धन आपूर्ति का नियंत्रण करना, ठीक है। उसके बाद मुद्रास्फीति और मूल्य स्थिरता यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और जो रेट है उसको एकदम स्टेबिलिटी बनाए रखना। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी इसका मुद्रास्फीति का ही जो मौद्रिक नीति है इसी का काम है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका रणनीति कैसा है? तो इसका जो रणनीति है ये ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा देखता है। जैसे केंद्रीय बैंक ने ली जाने वाले, केंद्रीय बैंक से जो बैंक लोन लेता है उसका ब्याज दर जो है वो संशोधित करता है, मतलब जब मन हुआ तो बढ़ा दिया, जब मन हुआ तो घटा दिया। ये सब रेट को कौन ये करता है, कंट्रोल करता है? तो आरबीआई करता है, ठीक है। और आरबीआई का कौन करता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करता है ना, एमपीसी, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आरक्षित आवश्यकताएं, खुले बाजार संचालन, ये सब जो इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसमें आप देखिएगा, ये मॉनेटरी पॉलिसी ये यहाँ पे दो प्रकार का है, एक संकुचनकारी और एक विस्तारवादी, ठीक है। सदस्य और निर्णय लेना, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल ओपन मार्केट कमेटी यानी कि एफओएमसी मौद्रिक नीति निर्णयों के जिम्मेदार होते हैं। इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं और साथ ही साथ 7 सदस्य भी होते हैं। लेकिन भारत के जो मौद्रिक नीति समिति है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में 3 तो होते हैं भारत सरकार के तरफ से और 3 बैंक की तरफ से होते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 3 + 3 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से बैंक की तरफ से आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के उप गवर्नर होते हैं और अदर मेंबर्स होते हैं। जैसे डॉक्टर मृदु के सागर अभी हैं, डॉक्टर प्रोफेसर जयंत आर वर्मा और डॉक्टर आसिमा गोयल, डॉक्टर शशांक भिड़े, ये अभी 6 ऐसे सदस्य हैं जो कि भारत के मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष हैं। ये याद रखिएगा, मेंबर हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे चीज सीखने को मिला होगा। जैसे अभी हम लोग जस्ट आरबीआई के बारे में डिस्कशन किए, उसके बाद फेमा के बारे में डिस्कशन किए और उसके बाद हम आपको एमपीसी के बारे में बताएं। तो एमपीसी एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। हाल ही में भारत और जापान के बीच आतंकवाद निरोध पर संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक 29 मई 2024 को किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये जो है न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा, भारत और जापान के बीच, है ना, भारत और जापान के बीच ये किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों देशों ने अपने अपने क्षेत्रों में आतंकवाद खतरों पर विचार का आदान प्रदान किया, ठीक है। और इसमें सारे चीज ये बात हुई। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव यहाँ पे केडी देवल ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और राजदूत हिरोयुकी मिनामी ने जापानी प्रतिनिधि का मंडल किया, ये याद रखिएगा, ठीक है। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और मध्य पूर्व में राज्य प्रयोजित सीमा पर आतंकवाद के साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों पर भी चर्चा किया कि कैसे कैसे इसको रोकना है, ठीक है। तो इसके बारे में ये बैठक हुई है, इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। जापान की बातें करें तो जापान का राजधानी टोक्यो है और यहाँ पे जापानी येन यहाँ का मुद्रा है और प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर मैप में जापान की बात करें तो मैप में जापान है कहाँ पे, तो इसे देख लीजिएगा। ये देखिए, ये तो आपका भारत हो गया, ये हम लोग का भारत है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जब भारत के ईस्ट में जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ये आपको जापान मिलेगा, ठीक है। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे बसा एक देश है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स पैसिफिक ओशन में है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ईस्ट हो गया, तो भारत के ईस्ट में है जापान, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ और ये है हमारा वेस्ट। तो भारत के ईस्ट में जापान है, आप देख सकते होंगे यहाँ पे ये जापान लिखा हुआ है, जो कि चाइना के भी ईस्ट में है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इंडिया जापान होल्ड 6 मीटिंग ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म इन न्यू दिल्ली, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हाल ही में अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपको मालूम होगा कि ये हर्ष मनी केस में फंसे हैं, है ना। हर्ष मनी केस में
सभी के सभी मामलों में इनको दोषी करार पाया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। अब हश मनी क्या होता है? चुनाव का पैसा किसी चीज पे, किसी पर्सनल काम में खर्चा करना, इसको हश मनी बोलते हैं। चुनाव का पैसा को ये उन्होंने खर्च किया था, और ऐसा कहा जा रहा है कि एक पोर्न स्टार है, उनके ऊपर ये खर्च किया था कि उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, और उनको वो जो ये है पॉर्न स्टार है, उनको मुंह बंद करने के लिए यह पैसा दिया गया था। तो हश मनी केस में इनको दोषी करार पाया गया है, ये याद कर लीजिएगा। और अभी ये क्यों हुआ है? क्योंकि अभी अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये सभी मतलब ये पाया गया है कि इनको सारे मतलब जो मामला है उसमें आप दोषी हैं, ठीक है। 34 के 34 मामला था, उसमें सभी के सभी मामलों में इनको दोषी पाया गया है। तो अभी देखिए इनको फिर इनके ऊपर अभी मामला ये आने वाला है, जुलाई में इनके ऊपर फैसला आएगा, क्या सजा इनको मिलेगा, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अभी अगर हम लोग बात करें अमेरिका के, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बाइडेन है, और उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ ले तो कमला हैरिस है, ये याद कर लीजिएगा, कमला हैरिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय चाहता है कि गर्मी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, ठीक है। राजस्थान क्या चाहता है कि गर्मी जो है, गर्मी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। तो ये तो किया जाए, लेकिन अभी हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है वो है जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, ये अभी राजस्थान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। आपको भी मालूम होगा कि एग्जाम में चीफ जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, तो ये आप इसे याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। इसमें हम लगभग जो 25 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका हम लोग इसमें रिवाइज आपको करा देंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यहाँ पे देखिए हीट वेव का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। आपको मालूम होगा कि राजस्थान में 55 डिग्री टेम्परेचर चला गया है ना, 55 डिग्री सेल्सियस। और हमारे यहाँ पे जो बिहार है वहाँ पे आपको बिहार में लगभग आपका 47 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर यहाँ पे हो गया है। तो ये काफ़ी चिंताजनक विषय है, और इसे हम लोग को मतलब भूलना नहीं चाहिए, सभी को पेड़ लगाना ही चाहिए। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट चाहता था कि लू को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। न्यायमूर्ति अनूप कुमार जो कि एक पीठ थे, उन्होंने ये ऐसा निर्णय लिया है कि आपको आपदा घोषित करना चाहिए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को लू से मरने वाले लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को राजस्थान में हीट एक्शन प्लान विकसित करने का भी निर्देश दिया है कि आप हीट एक्शन प्लान बनाइए, ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान के मुख्य सचिव को इस योजना को लागू करने के लिए विभिन्न विभागों की समितियां गठित करने का भी निर्देश दिया। हालांकि अदालत ने कहा कि लू से मरने वालों की संख्या का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कितने लोग लू से मरे हैं। अब यहाँ पे देखिए हीट वेव कहते किसको है, ठीक है। हीट वेव एक असामान्य रूप से उच्च तापमान की स्थिति होती है जिसमें तापमान सामान्य से अधिक रहता है। यह स्थिति 2 दिनों से अधिक अगर समय तक बनी रहती है तब इसको हम लोग हीट वेव कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सामान्य टेम्परेचर डिग्री क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्र में देखा जाए तो ये 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर टेम्परेचर आपका, ठीक है ना, 40 डिग्री से लेके 50 डिग्री के बीच में अगर होता है तो ये आपका हीट वेव कहलाएगा, है ना, ऐसा इसमें कहा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए राजस्थान का कोई जो चीफ जस्टिस के बारे में अभी हम बात किए, तो और भी कहाँ के चीफ जस्टिस आपसे पूछा जा सकता है, जैसे इलाहाबाद के बारे में पूछा ही जाता है। डॉक्टर यहाँ पे जस्टिस अरुण बंसाली जो है अभी यहाँ पे चीफ जस्टिस है, ठीक है। इसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट जो है 17 मार्च 1866 को की गई थी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत, ठीक है। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन है, धीरज सिंह ठाकुर है। बॉम्बे हाई कोर्ट में देवेंद्र कुमार उपाध्याय। कलकत्ता हाई कोर्ट में अभी जस्टिस टी.एस. शिवगमनम है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो है जस्टिस रमेश सिन्हा। दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो है जस्टिस मनमोहन, इसे याद कर लीजिएगा। गुवाहाटी में चीफ जस्टिस कौन है, तो सौमित्रा सैकिया है। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस है चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के चीफ जस्टिस कौन है, तो जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। और हिमाचल जो हाई कोर्ट है इसके जो चीफ जस्टिस है एम एस रामाचंद्र राव हैं। झारखंड के
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो श्री चंद्रशेखर राव हैं, श्री चंद्रशेखर हैं। और कर्नाटका हाई कोर्ट के निलय विपिन चंद्र अंजारिया, ये चीफ जस्टिस के नाम है जो कि याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। जैसे केरला हो गया, केरला के चीफ जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सिगल नागू, ये एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आर महादेवन, ये एक्टिंग चीफ जस्टिस है, एक्टिंग है। मणिपुर हाई कोर्ट के सिद्धार्थ मृदुल, और उड़ीसा हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्रधारी शरण सिंह, ये है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, और कौन सा इंपॉर्टेंट है? पटना हाई कोर्ट के जस्टिस के विनोद चंद्रन है। राजस्थान हाई कोर्ट के अभी बता दिए मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव हैं। सिक्किम हाई कोर्ट के विश्वनाथ सोमादर हैं। मेघालय हाई कोर्ट जस्टिस एस विद्यानाथन है। और उसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे हैं। त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस परेश कुमार सिंह हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है गुरमीत सिंह संधावालिया। और उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है कुमारी जस्टिस रितु बहरी। ये याद कर लीजिएगा। अगर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत में अभी हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो 25 है, ये याद कर लीजिएगा, 25 हाई कोर्ट है भारत में, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है वो, इसकी राजधानी जयपुर है, इसे याद कर लीजिएगा। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर है, ठीक है। और वर्ग क्षेत्र में अगर बात करें हम लोग, तो आप देखिएगा यहाँ पे क्षेत्रफल इतना है जो कि इंपॉर्टेंट है। सीमा ये कहाँ से शेयर करता है? तो पंजाब में। आप यहाँ देखिए मैप में राजस्थान आप खोजने का कोशिश कीजिए कि राजस्थान है कहाँ, ठीक है। तो आपको राजस्थान आपको मिलेगा, यहाँ देखिएगा सीमा ऊपर में पंजाब और उत्तर में पूर्व में उत्तर प्रदेश से शेयर करता है। तो ये देखिएगा, ये आपका राजस्थान है, ठीक है। यहाँ पे हरियाणा से भी सीमा साझा करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है, ठीक है। मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा करता है, गुजरात से भी करता है। तो यहाँ पे देखिएगा गुजरात है, पश्चिम में जो है ये पाकिस्तान से भी सीमा साझा करता है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। राजस्थान के वर्तमान जो गवर्नर है वो कलराज मिश्र हैं। और इसके स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। प्रथम राज्यपाल अगर पूछा जाए तो गुरमुख निहाल सिंह थे। और प्रथम मुख्यमंत्री अगर राजस्थान की पूछा जाए तो हीरा लाल शास्त्री थे, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार अभी प्रथम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम आपको ये सब बता रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये राजस्थान जो है वो हम लोग भारत का नक्शा से निकाल के यहाँ पे अलग से रखे हैं। ये बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर है ना, और ये बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर होता है, ठीक है। उसके बाद नागपुर। तो इसकी जनसंख्या लगभग 6.25 करोड़ है। पुरुष जनसंख्या इतना है, महिला जनसंख्या ये देख लीजिएगा। जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। लिंग अनुपात कभी कभी पूछ लिया जाता है यूपीएससी में। ये जो है लिंग अनुपात, ये 2011 के जो सेंसस हुए हैं इसके आधार पर है, ये याद कर लीजिएगा, है ना, इसके आधार पर है। तो ये 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। इसमें साक्षरता दर 66.1%, पुरुष साक्षरता दर जो है 79.2%, महिला साक्षरता दर 52.1% है, ठीक है। राजकीय पशु चिंकारा, राजकीय पक्षी गोडावन और राजकीय फूल रोहिड़ा है, ये याद कर लीजिएगा राजस्थान के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जिलों की संख्या बोले तो 33 है। यहाँ पे विधानमंडल जो है ये एक सदनात्मक है, यानी कि विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो कि जिसका अभी इलेक्शन चल रहा है वो 25 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10। प्रमुख लोक नृत्य यहाँ पे डांडिया, पनिहारी, ठीक है। और यहाँ पे जो जनजाति पाया जाता है वो भील, ग्रासिया और सहारिया, ये राजस्थान की जनजातियाँ हैं जो कि पाई जाती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है ये। और गोकुलबाई भट्ट को राजस्थान का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा जिला धौलपुर है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। और सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली जो कि यहीं पे राजस्थान में ही पाया जाता है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये सांभर झील, ये भी राजस्थान में है। दिलवारा जैन मंदिर ये भी राजस्थान में है। और ब्रह्म मंदिर पुष्कर अजमेर में है। पुष्कर मेला भी यहाँ पे लगता है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। विजय स्तंभ
कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, ये याद कर जगह। इंपॉर्टेंट काफ़ी फैक्ट्स हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन का झोपड़ा तथा रब्जा मोयुद्दीन चिश्ती दरगाह ये अजमेर में है, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य ये सवाई माधोपुर में स्थित है। भारत में 18 मई 1974 को अपना प्रथम विस्फोटक पोखरण राजस्थान में ही किया था, ठीक है। जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो राजस्थान के पोखरण में हुआ था। राजस्थान में थार मरुस्थल है। माउंट अबू हिल स्टेशन ये भी राजस्थान में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये भी राजस्थान में स्थित है। और अगर भारत में पंचायती राज के बारे में पूछा जाए तो ये भी नागौर जिले में शुरू किया गया था। भारत में पहली बार पंचायती राज कहाँ से शुरू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था 1959 में, ठीक है। 1727 में राजपूत शासक जय सिंह द्वितीय द्वारा स्थापित शहर जयपुर है, ठीक है। और 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने अपने विश्व धरोहर में जयपुर को भारत के गुलाबी शहर के रूप में शामिल किया था। तो 2019 में राजस्थान का जो पिंक सिटी है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। तो ये इतने सारे फैक्ट्स जो हम स्टैटिक फैक्ट्स डिस्कशन कर रहे हैं ये आपको निश्चित ही आपको एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है। अब कुछ देखिए जीआई टैग से भी बातें कर लेते हैं कि जीआई टैग क्या क्या है जो राजस्थान में जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया राजस्थान। जैसे कोटा डोरिया ये हैंडीक्राफ्ट है। ब्लू पोट्री ऑफ जयपुर, मोलेला क्ले वर्क, कठपुतलीज ऑफ राजस्थान। उसके बाद देखिए संगनेरी हैंड ब्लॉक पेंटिंग, बीकानेरी भुजिया, ठीक है। उसके बाद फुलकारी, ये सब जो है जीआई टैग है जो कि 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए मकराना मार्बल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मकराना मार्बल। और ये सब बाकी सब तो आपको सोजात मेहंदी ये पूछा जाता है, सोजात मेहंदी, ठीक है। पोखरण पोट्री ये सब पूछा जाता है जो कि राजस्थान से रिलेटेड ये सब जीआई टैग है। जीआई टैग किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में दिया जाने वाला विशेष प्रकार का मतलब ये है, ठीक है। विशेष प्रकार का एक मतलब किसी भी चीज़ को क्षेत्र में पाया जाना, विशेष प्रकार का पदार्थ हो, पेय पदार्थ हो, खेय पदार्थ हो, जो भी हो, खाने वाला हो या किसी भी प्रकार का कोई सामान हो उसको जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। चलिए, आई होप इतने सारे क्वेश्चंस स्टैटिक फैक्ट्स के साथ आपको अच्छा लगता होगा और पसंद आता होगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और इसी प्रकार से आपको वीडियो डेली मिलते रहेंगे, ठीक है। वीडियो का टाइमिंग, अपलोड करने का टाइमिंग भी हम लोग चेंज कर देंगे, अभी थोड़ा सा आप लोग कोऑर्डिनेट करें। हाल ही में आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर थोड़ी कम होकर कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है। तो ये जो बेरोजगारी दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये 2024 में 4.9% यानी कि 4.9% रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है और ये थोड़ा अच्छा है कि अगर बेरोजगारी कम हो रही है डेट मीन्स कि रोजगार के अवसर हो रहे हैं और सभी लोग रोजगार पा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी में उपेक्षित वृद्धि के कारण बेरोजगारी दर जो था वो 5 पर रहेगी। चीन, भारत और उच्च आय वाले देश में उम्मीद से कम बेरोजगारी दर के कारण आईएलओ ने अपनी बेरोजगारी दर कम कर दी है, ठीक है। आईएलओ के मुताबिक 2025 में बेरोजगारी दर जो है वो 4.9 रहेगी। रिपोर्ट में पाया गया है कि 183 मिलियन लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। कितने मिलियन? 183 मिलियन जो लोग हैं वो बेरोजगार है। बिना नौकरी वाले जो काम करना चाहते हैं उनकी संख्या है 402 मिलियन, ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए आईएलओ के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है 2024 में। 2023 में 5.0 था बेरोजगारी दर, जो कि अब थोड़ा सा 0.1% कम हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास, ये इंपॉर्टेंट है, रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है ना, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये इसका जो उद्देश्य है वो है उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में एयर क्रू को एकीकृत करना, टू इंटीग्रेट एयर क्रू इन ए मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट थ्रू एडवांस एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। भारतीय
भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की एक टुकड़ी राफेल लड़ाकू जेट तैनात करते हुए रेड फ्लैग 24 अभ्यास के लिए अलास्का के एडल्सन एयरफोर्स बेस पर पहुंची थी। ठीक है, वहीं पे ये एक्सरसाइज 2 सप्ताह के लिए उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास बहुराष्ट्रीय बहुसैनिक को यथावर्दी परिदृश्य में एकीकृत करता है। संयुक्त प्रशांत अलास्का रेंज कॉम्प्लेक्स में 77,000 वर्ग मील हवाई क्षेत्र का उपयोग करते हुए लगभग 3100 सेवा सदस्य और 100 से अधिक विमान भाग लेते हैं। यह अभ्यास 1975 से होता आ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें कौन भाग लिया है भारत की तरफ से? तो इंडियन एयरफोर्स भाग लिए हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, ये देखिए रेड फ्लैग अलास्का, ये याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जारी रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर पुनः संयोजक प्रोटीन उत्पादन करने के लिए एक नवीन और सुरक्षित विधि विकसित किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में है, यह बेंगलुरु में है, ये याद रखिएगा, बेंगलुरु में, और इसके द्वारा ये प्रोटीन बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने पुनः संयोजक प्रोटीन आरपी के उत्पादन के लिए एक सुरक्षित प्रक्रिया विकसित किया है, जो कि पुनः संयोजक डीएनए तकनीक द्वारा संशोधित प्रोटीन है। परंपरागत रूप से इंसुलिन और मैनिक्लोनल एंटीबॉडी जैसे आरपी ईस्ट पिचिया पोस्टोरिस जैसे जीवों का भी उपयोग करके उत्पादित किए जाते हैं, जो खतरनाक मेथनॉल का उपयोग करते थे। ठीक है, पहले नई विधि एक सुरक्षित विकल्प है। ठीक है, जो कि रूप में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग करती है। ई कोलाई का उपयोग इसकी कुशल वृद्धि और उच्च उपज के कारण आरपी उत्पादन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे देख लीजिएगा, आईआईसी बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप कंपनी ने अग्निबाण सब ऑर्बिटल रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना, इंपॉर्टेंट है। अग्निबाण जो है ये सर्व ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया है। तो ये कंपनी जो है ये भारत का कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। इसके द्वारा अभी एक रॉकेट लॉन्च किया गया है, सब ऑर्बिटल रॉकेट, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ये जो अग्निबाण कंपनी है, देखिएगा, अग्निबाण कॉस्मोस ने अग्निकुल कॉस्मोस, ये अग्निकुल कंपनी का नाम है, और अग्निबाण जो है ये रॉकेट का नाम है। उपकक्षीय रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। आईआईटी मद्रास के इनक्यूबेटेड स्पेस स्टार्टअप कंपनी, ये आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर ये स्टार्टअप कॉस्मोस अग्निकुल कॉस्मोस ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपनी निजी लॉन्च पैड से अग्निबाण रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, पिछले कुछ महीनों में ये 4 बार असफल भी हुआ और इस बार फाइनली वह सफल होकर इतिहास रच दिया है। अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, ठीक है, जिसको SORTED एग्निलेंट इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। यह एकल चरण प्रक्षेपण यान है, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ये जो इंजन बनाया गया है इसको 3D प्रिंटिंग से बनाया गया है। सिंगल 3D प्रिंटेड से क्रायोजेनिक इंजन इसमें लॉन्च किया गया है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन, ये याद रखिएगा, सेमी क्रायोजेनिक इंजन, यानी कि जो इंजन है इसमें जो फ्यूल है वो लिक्विड में नहीं, मतलब सेमी लिक्विड में जैसा वो रहेगा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें क्या देखिए, ये रॉकेट का खासियत यह है कि ये 300 किलोग्राम का जो पेलोड है, रॉकेट ऐसा होता है ऊपर में पेलोड होता है, ठीक है, और यहाँ पे आग लग जाता है ऐसे करके। तो ये पेलोड जो है ये 300 ग्राम का पेलोड ऊपर में 700 किलोमीटर का रेडियस, मतलब ऊपर ले जा सकता है। आपको मालूम होगा कि जो अर्थ है उसका 100 किलोमीटर ऊपर ही कर्मन रेखा शुरू हो जाता है और वहीं से अंतरिक्ष भी शुरू हो जाता है। आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले ब्लू ओरिजिन के द्वारा स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये 100 किलोमीटर के ऊपर लोगों को ले जा रहा था, और 100 करोड़ में 6 करोड़ एक टिकट का दाम है। एक लोग अगर 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में जाना चाहता है तो इसमें इतना कटा सकता है ये टिकट, है ना। और ये भारत के ही एक व्यक्ति थे,
रॉकेट में तरल और गैस प्रणोदक के मिश्रण के साथ एक अर्ध क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाएगा। इस तकनीक का उपयोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने किसी भी रॉकेट में नहीं करता है। ठीक है।